चलिए, इनके लिए क्या प्रोविजन है सर? सर यहां पर रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड बट कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी। मतलब कि आप एडमिशन लेने जाइए, फॉर्म मिलेगा, जहां पर इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन की बात हो स्ट्राइक डाउन कर दीजिए, तो आपके ऊपर कंपल्सरी नहीं किया जाएगा। देन इट कम्स टू अंडर रिलीजियस ट्रस्ट। अब जो बना ही रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस एजुकेशन वो करवा भी सकते हैं और कंपलसरी भी कर सकते हैं कि सबको फॉलो करना पड़ेगा। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इनको माइनॉरिटी राइट्स भी कहा जाता है। 29 डीलिंग विद कल्चर, 30 with educational rights of minorities. To start with Article 29, it says protection of the interest of minorities. कि minorities के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 है, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल ओपन होता है इस हेडिंग के बाद, तो ये कहता है एनी सेक्शन ऑफ, नॉट सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन may avail this right। तो मैं कहना यह चाहता हूं आर्टिकल 29 स्पेसिफिकली, अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, मेजॉरिटी भी इंजॉय कर सकती है। वो तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे दिया है। क्लियर? तो अगर एमसीक्यू में ये लिखा जाए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो भी ठीक है, क्योंकि लिखा है यहां पर। क्लियर? सब्जेक्टिव आप कहेंगे, मेजॉरिटी भी यूज कर सकती है। देन इट कम्स टू कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट तीन चीजें, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज होती है, उसी को जब आप रिड्यूस इनटू राइटिंग करते हैं, यू नीड अ स्क्रिप्ट। एंड देन कल्चर, द ब्रॉड डेफिनेशन कि किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने जो भी नॉलेज हाउस एक बनाया है ओवर द ईयर्स, वो सब कल्चर का पार्ट है। जैसे उसमें नाच गाने, तीज त्योहार, खाना पीना, ये सब भी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी। तो हम कह सकते हैं ना कि आज हमारी इंडियन सोसाइटी के एक लार्जर कल्चर का पार्ट टेक्नोलॉजी भी है सर। आईफोन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर राइट नाउ। क्लियर? तो आप उस सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो राइट है शैल हैव टू, राइट टू कंजर्व द सेम। बट यहां पर यह नहीं लिखा है हाउ, कैसे करें। तो आप लोग बताइए कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे अपना कल्चर। गिव मी एन आइडिया, क्विक। क्या? ठीक है, वन वे लैंग्वेज प्रमोशन, और ठीक है बुक्स लिटरेचर प्रमोट भी कीजिए उसको, और कल्चरल इवेंट्स, और बताओ यार कुछ। ठीक है, बढ़िया है, प्रमोट कीजिए आप इसको। ठीक है, वो भी हो सकता है सर, एनजीओज कह लीजिए। और बताओ भी कुछ, कैसे करोगे कल्चर प्रोटेक्ट? एनीवन एनीवन? सर प्लीज बचें इन सब चीजों से ये डिविसिव पॉलिटिक्स है जी। रिग्रेसिव मत होइए, चलिए लिख लीजिएगा इसको यार, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें दें। जैसे कुमार विश्वास जी का कहना है कि लैंग्वेज शामियानों से बड़ी नहीं होती हैं, उसके बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं। उसको बोलने वाले कितने हैं, उस कल्चर को सेलिब्रेट करने वाले। तो फ्री फ्लो रहने दीजिए इन चीजों का। सरकारी भी कह सकते हैं, बट अदरवाइज लाइक यूथ फेस्टिवल्स, और यूथ फेस्टिवल तो कंपोजिट कल्चर, इंटरवर्सिटी कॉम्पिटिशंस हैं, और डिफरेंट कल्चर से आपको एक्सपोजर मिल रहा है। सही, म्यूजिक, ये फिल्म, क्या चीज? रिपब्लिक डे परेड, कंपोजिट कल्चर। पंजाब सर, मसला ये है, आप इस बात की प्रैक्टिकलिटी भी समझिए कि
सुरजीत पात्र साहब को पढ़ने वाले शायद कम ही हैं। सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ सुनने वाले अज भी बहुत ने। तो अगर ब्रिटनी स्पीयर्स मैम अपने स्टेज पे ढोल यूज कर रही हैं तो कल्चर पहुंचा ना। ये भी वेज हो सकते हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ वो सब तो ओपन रहने दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा। लास्टली, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ओके, आर्टिकल 30, एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। Now this article specifically talks about minorities, क्योंकि यहां पे माइनॉरिटी का बेसिस भी दे दिया। अगेन माइनॉरिटी इज कटगिनती, तो किस आधार पे कटगिनती? तो यहां पे लिखा गया है दैट माइनॉरिटी इज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। अगर कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन, मान लीजिए मैं उड़िया स्पीकिंग हूं तो मैं माइनॉरिटी हुआ, और रिलीजन के आधार पर अगर स्टेट में कहीं माइनॉरिटी है, कम गिनती है, तो इन दोनों आधार पर मुझे क्या राइट मिलता है? टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन चॉइस, तो मान लीजिए मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूं, और अगर आर्टिकल 30 में मैंने एक इस्लामिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से स्कूल या कॉलेज ये एस्टेब्लिश कर दिया, तो मैं करूंगा क्या? इस्लाम पढ़ाऊंगा? एनीवन? क्या करेंगे फिर? ओके, सी, अगर मुझे धर्म पढ़ाना होता तो मैं आर्टिकल 28 में जाके रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर स्कूल कॉलेज बना लेता। ठीक है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यार किन्हीं वजहों से मेरी कम्युनिटी के बच्चों का एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरी कम्युनिटी के बच्चे उड़िया बोलते हैं, नीट एग्जाम में इंग्लिश की प्रेफरेंस हो रही है, मुझे बनाने हैं डॉक्टर्स, तो मैं एक मेडिकल कॉलेज खोलता हूं। क्या? तो यहां पर ऑफ देयर चॉइस, इट्स अबाउट प्रोफेशनल एजुकेशन। इट कैन बी इंजीनियरिंग कॉलेज, इट कैन बी मेडिकल कॉलेज, लीगल कॉलेज एंड सो ऑन। एनीबडी फ्रॉम लुधियाना? लुधियाना से है कोई? हाँ जी? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी इज डूइंग इन अ मेडिकल कॉलेज? सेम एग्जाम्पल। तो यहां पर फिर इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? इंटरेस्ट ऐसे प्रोटेक्ट करूंगा कि सर मेरे पास सीधा सीधा राइट है 50% सीट्स आई कैन रिजर्व फॉर माई कम्युनिटी मेंबर्स, कि 50% सीट जिस आइडेंटिटी पे मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया उनके लिए रिजर्व करता हूं, और एट सर्क्यूमस्टांस इफ स्टेट परमिट मी देन ये एनहांस भी मैं कर सकता हूं। हाँ, 100% रिजर्वेशन नहीं होगा, ये 60-70 तक भी जा सकता है, तो मैं रिजर्व करूंगा, उनको पढ़ाने का काम करूंगा। सर एनी डाउट प्लीज आस्क। क्या चीज? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक यहां पे नहीं लिखा हुआ है। क्लियर यहां तक? चलिए, लास्ट, इन द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच के अंदर यह कहा था कि if I am permitted and I delete one article from this constitution, and if that is 32, then whole constitution would become futile. It would become mere piece of literature. So according to Dr. Ambedkar, Article 32 is heart and soul of the constitution. तो क्या है इस आर्टिकल के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि यही वो आर्टिकल है जो अदर राइट्स को रियल राइट्स बनाता है, पेपर राइट्स नहीं बनाता है। सो इसमें यह लिखा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आपको किसी थाने कचहरी में भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट आइए एंड सुप्रीम कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए रेमेडी प्रोवाइड करेगा। देखिए,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे राइट्स लिख दिए जाएं लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर ना हो तो सरकार इंप्लीमेंट ही नहीं करेगी, और उस केस में आपके पास कुछ रेमेडी नहीं है। जैसे आप कभी चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमसे भी ज्यादा लॉन्ग लिस्ट है उनके पास फंडामेंटल राइट्स की। इवन राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट इन चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पर राइट्स हैं क्यों नहीं? सर जैसे हमने दिया 32, ऐसे ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 37 है। जब सारे राइट लिख दिए तो उसके नीचे डिक्लेरेशन ये, दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी रेडी टू फॉरगिव हिज और फंडामेंटल राइट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट ऑर्डर। तो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन राइट देने के बाद उसकी कुर्बानी मांग रहा है कि हर वक्त तैयार है ना, ये कभी भी छोड़ने पड़ सकते हैं। हम उल्टा ये कह रहे हैं नहीं, सरकार इंक्रोच नहीं करेगी भाई, और सरकार कर जाए इंक्रोच तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आप प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे? थ्रू ऑर्डर, थ्रू डायरेक्शन एंड थ्रू रिट्स। ऑर्डर पास कर दें, डायरेक्शन दे दें या रिट्स दे दें। रिट्स हमने कौन सी कंट्री से लिए? रेज योर हैंड्स। रिट्स कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड होके लिए हमने? अब तक तो पहुंच ही गई होगी सब जगह बात। कहां से? यूके। क्या? वहां पे किंग के पास हुआ करती थी। क्या है रिट्स? स्पेसिफाइड ऑर्डर्स। सो बेसिकली हर रिट का कुछ मीनिंग होता है, उसका कुछ पर्पस होता है टू सॉल्व। ठीक है? नाउ कम हियर दैट 5 तरह की रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी, कोवरेंट। हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी और यू मे हैव द बॉडी। इलीगल डिटेंशन के केस में इशू की जाती है टू सेट अ पर्सन फ्री फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, और ये स्टेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के खिलाफ यूज की जा सकती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया विदाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ, तो फिर अगर थाने कचहरी में सुनवाई नहीं हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप प्ली फाइल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस इशू करेगा। उस अथॉरिटी को कहेंगे यू मे हैव द बॉडी, इस पर्सन को इतनी तारीख को कोर्ट में लेके आना। फिर जांच करेंगे डिटेंशन लॉफुल है या अनलॉफुल है। अगर अनलॉफुल है देन पर्सन वुड बी सेट फ्री। क्लियर यहां तक? नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर वो जस्टिफाइड है देन ओके। जैसे अमृतपाल साहब के लिए हाईकोर्ट में फाइल की थी, उनके पेरेंट्स ने डिसमिस कर दी गई थी कि जस्टिफाइड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आपने रखा हुआ है। फर्दर ऑर्डर पास कर दे, डायरेक्शन दे दे दैट एसपी ऑफ द एरिया शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो वो, लेकिन जैसे मैंने कहा इसका स्पेसिफिक मीनिंग है, लेकिन साथ में ऑर्डर वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट जजमेंट में कहा है दैट वी कैन इम्पोज एग्जाम्पलरी फाइन्स इन सच टाइप ऑफ केसेस बिकॉज पर्सन की फ्रीडम से जुड़ा हुआ मैटर है। क्या? चलिए, इसमें एक वर्ड यूज किया लोकस स्टैंडी, विच इज नॉट अप्लाइड हियर। अगर कहीं ये टर्म इनकाउंटर हो जाए, लोकस स्टैंडी होता है व्हाट इज योर ग्राउंड टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट, व्हाट इज द लॉ टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। अब कई सारे लीगल केसेस पे ये लीगल मैक्सिम अप्लाई होता है, कई केसेस में नहीं होता है। क्या है लोकस स्टैंडी? अगर किसी भी केस में लोकस स्टैंडी अप्लाई हो रहा है तो ओनली कंसर्न्ड पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट, स्ट्रेंजर टू द सूट कैन नॉट कम टू द कोर्ट। जिसका मैटर है वही आएगा, थर्ड पार्टी नहीं आएगी। लेकिन जिन केसेस में लोकस स्टैंडी अप्लाई नहीं होता है तो वहां इवन थर्ड पार्टी कैन फाइल द सूट। जिसका केस से कुछ लेना देना नहीं है वो भी केस फाइल कर सकते हैं। जैसे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो टूल हमने इन्वेंट इसलिए किया है ताकि लोकस स्टैंडी से मुक्ति मिल जाए। क्या? किन केसेस में लागू होता है सर? जैसे किसमें?
सिविल में लागू होता है, हाँ उसमें हो सकता है। आपके पड़ोस में रहते हैं कि हस्बैंड वाइफ, आपस में बहुत ही लड़ते हैं, तीजे दिन पांडे गलीच। अब आप एक दिन उठ के अचानक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएं और उनके डिवोर्स प्ली फाइल कर दें, तो कोर्ट विल आस्क लोकस स्टैंड आए, व्हाट इज द ग्राउंड, कंसर्न पार्टी विल कम। क्लियर है यहां तक? तो बस याद रखिए, हेबियस कॉर्पस के मामले में लोकस स्टैंड अप्लाई नहीं होता। मूविंग, मैंडेमस, द कमांड और वी कमांड टू व्हाट पर्पस, टू डू योर लॉफुल ड्यूटी। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर अपनी लॉफुल पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है, एक एसएचओ साहब हैं एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, एक सरकारी डॉक्टर हैं उनका फर्ज है कि जो भी हॉस्पिटल टाइम है आए लोगों को दवाई दें, नहीं आ रहे प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, एक फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है जिन्होंने आके आपका बिना किसी वजह से लाइसेंस कैंसिल कर दिया रेस्टोरेंट का, क्या? तो ऐसे केसेस में आप कोर्ट के पास जाएंगे, प्ली फाइल करेंगे, कोर्ट विल इशू मैंडेमस दैट डू योर ड्यूटी लॉफुली, जो आपकी बनती है, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एज वेल। बट ये लागू होती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के खिलाफ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर मैंडेमस लागू नहीं होगी, और यहां पर लोकस स्टैंडी अप्लाइज, सो ओनली कंसर्न पार्टी कैन गो टू द कोर्ट। एनी डाउट? क्लियर है? चलिए, ये ज्यादातर प्री में ना मैच द फॉलोइंग का बनता है, या तो आपसे वो इनवर्बेटिम मीनिंग पूछ लेंगे या फिर किस केस में क्या अप्लाई हो रहा है वो पूछ लेंगे, ज्यादातर वही क्वेश्चन है फेवरेट इनका। प्रोहिबिशन एंड सर्चरी बोथ, ये दोनों एक ही जैसे मैटर से डील करते हैं। क्या है प्रोहिबिशन? सो इट मींस टू प्रोहिबिट, एंड दिस इज द केस ऑफ ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। समझ लेते हैं उसको, बाकी तो पॉइंट्स आप जो है यहां से देख के पढ़ ही लेंगे। मान लीजिए जुडिशियल अथॉरिटी से कोर्ट और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी से ट्रिब्यूनल। अब किसी कोर्ट में एक मैटर चल रहा है जिसके ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, जैसे एक ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन उठा लीजिए, केस था बठिंडे का, चल रहा है बरनाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। और कैसे हो सकता है? जजेस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आप हर डिपार्टमेंट में हायरार्की देखते हैं, ऐसे ही जुडिशरी में भी हायरार्की है, मिलिट्री लाइक हायरार्की है, दैट देयर विल बी लाइक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पहले सेकंड थर्ड होते थे, बहुत स्टेट ने खत्म कर दिए हैं। देन देयर विल बी जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशंस जज, द टॉप मोस्ट। तो इन सब, जैसे बाकी आप डिपार्टमेंट में पोस्ट के अकॉर्डिंग पावर देखते हैं, ऐसे ही जुडिशरी में भी जजेस की रैंकिंग के हिसाब से उनकी पावर या जुरिस्डिक्शन है। जैसे आपने शायद सुना हो, मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सिर्फ सेशन जज की कोर्ट में चलेगा, वो किसी और जज की कोर्ट में चल ही नहीं सकता है, बाकी जज की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब हाइपोथेटिकली एक नया कोई जज बन के गया या गई जूनियर डिवीजन के अंदर और जोश जोश में मर्डर का केस भी चला लिया, तो ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन है। समझ में आ गया ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है? जितनी पावर आपको दी गई उससे बाहर जाकर आप अपनी पावर यूज कर रहे हैं, क्या? तो ऐसे केस में सिंपली समझ लीजिए, अगर आपका मैटर रनिंग है तो क्या? तो अप्लाई होगा प्रोहिबिट। इसको प्रोहिबिट कीजिए और सही जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में भेजिए। लेकिन अगर केस आपका डिसाइडेड है तो फिर सर्चरी सेज टू सर्टिफाई, अदरवाइज दिस विल रिजल्ट इन क्वैश। जजमेंट को क्वैश कीजिए और फिर से सही कोर्ट में भेजिए। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? क्वाजी जुडिशियल, देखिए वो अथॉरिटी होती है जो प्योर जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है लेकिन जुडिशियल लाइक वर्क कर रही है। जैसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बेंच भी है, लेकिन फिर पॉल्यूशन के मैटर इतने ज्यादा हैवी हो गए कि हमने बना लिया एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें कुछ लोग आते हैं जुडिशरी के, और जिस टॉपिक के ऊपर आप ट्रिब्यूनल बना रहे हैं उसके एक्सपर्ट, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे,
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड चेयरमैन साहब आ जाएंगे और फिर उस स्पेसिफिक मैटर से डील करते हैं। तो ये कोर्ट नहीं है, ट्रिब्यूनल्स हैं, तो इनको कह देते हैं क्वाजी जुडिशियल। क्या ये आप आगे पढ़ेंगे दैट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस थ्रू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में डिसाइड हो रहा है। क्लियर है? तो ओके, लास्टली कोवरेंटो। हाँ जी, इस पर डिसीजन आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, उसमें अभी मैटर रनिंग था, जजमेंट नहीं आया था। दोनों का फर्क ही है। कैसे? हम्म, नहीं, इसमें तो मैटर जब तक वो प्ली पे नहीं आएगा तब तक आप ये रिट इन्वोक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैटर रनिंग चाहिए आपको। क्लियर? ओके, चलिए आ जाइए कोवरेंटो। दैट मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी और क्वालिफिकेशन फॉर व्हाट पर्पस टू होल्ड अ पब्लिक पोस्ट। सरकारी नौकरी पे ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के खिलाफ लागू होता है, प्राइवेट के खिलाफ लागू नहीं होता है। सो कोई भी पर्सन किसी पब्लिक पोस्ट को यूजर्प ना कर ले। किसी भी पब्लिक पोस्ट के लिए, सरकारी पोस्ट के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है। तो अगर कोई पर्सन वो क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करता फिर भी उसकी अपॉइंटमेंट उस पोस्ट पे हो जाती है, तो उसको पोस्ट से डिमिट करने के लिए, हटाने के लिए को वारंट फाइल की सकते हैं। और यहां पे लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होती है। तो एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट और कह सकते हैं कि सर फला पर्सन के पास उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर कोर्ट को वारंट इशू करेगा, इधर यू शो योर क्वालिफिकेशन और यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। क्लियर है यहां तक? तो कौन फंसेंगे? जाली सर्टिफिकेट वाले या फिर रूल्स में हेरफेर करके अपॉइंटमेंट होने वाले। क्लियर है यहां तक? चलिए लास्टली 3 आर्टिकल्स जो इग्नोर से रह जाते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 33, इसको कुछ तो यूं याद कर लीजिएगा बाद में एक एक वर्ड के साथ, जैसे आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस, याद रखने में हेल्प हो जाएगी। 34 मार्शल लॉ एंड 35 पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाउ कम? आर्टिकल 33 ये कहता है कि हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इवन फोर्सेस रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस, इंटेलिजेंसीज, इन सबके पर्सोनल्स के फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और यहां पे नीड भी बताइए। व्हाई? दैट फर्स्ट because of the nature of the duty and second to install discipline among them all। क्लियर है यहां तक? तो जैसा आपने कई बार सुना होगा कि डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सोनल्स हैं उनको सोशल मीडिया अकाउंट रखने की इजाजत नहीं होती है। फर्दर रूल ये कह देते हैं कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट रखना है तो आपके अकाउंट से कहीं ये पता ना चले कि आप डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, वो सब नहीं अपडेट करना है। क्लियर? यस, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, तीनों एक्ट ये 1950 के बनाए हुए हैं। फर्दर यू कम आर्टिकल 34, अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस से नहीं संभल रहा है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ही आर्मी को हैंड ओवर कर दिया। अब यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इफ एनी पर्सन वायलेट्स सम अदर पर्सन फंडामेंटल राइट, तो उसको कंडोन कर दिया जाएगा। इफ पार्लियामेंट्री लॉ से सो, तो उसको माफी दी जाएगी, उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आई रिपीट, किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और कोई पर्सन लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए किसी और के फंडामेंटल राइट वायलेट कर दे, तो अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है तो उस पर्सन को बनती सजा नहीं देंगे, उसको कंडोन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। क्लियर? Then comes Article 35. It empowers the Parliament to make laws to enforce fundamental rights if needed. तो मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए जहां पर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती हो।
आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहे हैं। एनी डाउट प्लीज आस्क। ऑल क्लियर? ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन उसको रहने दूं। ठीक है, माफ कर देना, सजा ना देना, माफी दे देना। किसको? वन वर्ड में? वन सेंटेंस में तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, सिंपल है, देखिए दो तीन चीजें पकड़ लीजिए। कॉर्पस का मतलब ही बॉडी होता है। हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, तो इलीगल डिटेंशन। ये तीन चार कीवर्ड हो गए। जब कभी ऐसे लंबी चीज याद ना हो रही हो, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसके कीवर्ड्स उठाइए, कागज पे लिखिए, पिक्टोग्राफिकली याद कर लीजिए। तो अगर मुझे याद करने तो मैं कहूंगा ठीक है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब याद करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेज है। तो मैं सिंपल याद रखूं, हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस माने बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, तो इलीगल डिटेंशन के केस में लागू होता है। मैंडमस है ही कमांड, द कमांड। कोई सरकारी मुलाजिम, या फिर ऐसे याद कर लें कि कल को मैं एसडीएम बनूंगी और पक्का बनूंगी और फिर मेरे दिमाग खराब हो जाएंगे, तो जो मेरी लॉफुल ड्यूटी है वो मैं नहीं करूंगी, सपोज ऐसा होता है, तो मेरे खिलाफ क्या आएगा? मैंडमस। ये याद रह जाएगा, कम से कम एक चीज तो याद करवा के भेजूं, ये याद रह गया। ऐसे ही सर प्रोहिबिशन, सर स्टोरी, कोर्ट है, जूरिसडिक्शंस, औकात से बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मैटर रनिंग है तो प्रोहिबिशन, मैटर डिसाइडेड है तो सर स्टोरी। क्या क्या? मुझे तो खुद नहीं पता, कैसे बताऊं? क्या फर्क पड़ता है क्या? छोड़ो, आइए सर, कोवरेंटो। कोवरेंटो, दैट इज बेसिकली व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड अ पब्लिक पोस्ट। जाली सर्टिफिकेट वाले पकड़े जाएंगे। दो तीन तरीके हैं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। आई नो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता लग गया है, बार बार पढ़ के भी याद नहीं हो रहा। तो दो तीन चीजें, या तो यूं करें कि कुछ कीवर्ड्स उठाइए बहुत क्रिस्प, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कीवर्ड से आई विल आइडेंटिफाई, मैं उसको क्रिस्प करके पिक्टोग्राफी याद करूं, या फिर फैंसीफुल स्टोरी जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ना हो, टोटल फैंसीफुल कुछ बना लीजिए, वो माइंड में ज्यादा देर तक स्टोर कर जाता है, वो रियलिटीज थोड़ी ब्लर होती चली जाती हैं, फैंसीफुल वो ज्यादा याद रहेगा। कुछ भी अनरियलिस्टिक एग्जांपल से याद कर लीजिए। क्लियर? एनी डाउट? 10 minutes. We have to start with directive principle of state policy. Okay. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी काफी हद तक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो प्री के अंदर आ सकता है। दो तीन एक्सरसाइजेज हैं, अगर वो कर ली फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है कि सोशलिस्ट, गांधीयन और वेस्टर्न लिबरल थॉट्स, जो इसकी कैटेगराइजेशन है, तो कौन सा डीपीएसपी कौन सी आइडियोलॉजी में फॉल करता है, एक उसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप याद कर लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या? नाउ टू बिगिन विद, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? क्या हुआ? ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो कम हियर, जैसे नाम से ही यार ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है, देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देयर आर सम प्रिंसिपल्स which are kept as directive for what purpose? For state policy. जब भी स्टेट अपनी पॉलिसी फॉर्म करे, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। ये एक सिंपल तरीका है इसको समझने का, इसकी अभी सिग्निफिकेंस को और एनहेंस करेंगे। तो जैसे डीपीएसपी के बारे में कहा जाता है, इट इज एक्टिंग एज अ लाइट हाउस।
जैसे पुराने ज़माने में समुद्र में जहाज जाते थे तो लाइट हाउस होता था रास्ता दिखाने के लिए, तो ऐसे ही गाइडिंग लाइट है कि वक्त वक्त पे सरकार किस तरह के प्रोग्राम पॉलिसी लेके आए, वो यहाँ पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप लॉ, प्रोग्राम, पॉलिसीज लेके आइएगा, ताकि हर वक्त सरकारों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी याद रहे। उनको याद रहे कि पीपल्स वेलफेयर के लिए काम करना है, उनको याद रहे कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। क्लियर है यहां तक? नाउ वी कम टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले लाइक इट इज कंसेप्ट टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया। फंडामेंटल राइट्स कहां से हैं? यूएसए प्रेम्बल, यूएसए सिंगल सिटीजनशिप, यूके, गुड। देन यू कम टू डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। याद है आपको? मतलब ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है याद करना। मुझे कितने साल लग गए तब जाके थोड़ा बहुत याद हुआ। चलिए अच्छी बात है आपको याद है। यार ऐसे ही ना कुछ होते हैं बदतमीज क्वेश्चन जिनका कोई सेंस नहीं है। तो एक्चुअली ये पंजाब ने पूछ लिया था एक बार, उन्होंने ये नहीं पूछा डीपीएसपी इंडिया ने कहां से लिए, ऐसे ही ओवरसीज ही चले गए, बोले आयरलैंड ने कहां से लिए, किसी को नहीं पता था। तो जस्ट उसकी वजह से डाल दिया एक क्लॉज मैंने, अगर बाई चांस कुछ ऐसी हरकत फिर से कर देंगे, यार पुराना क्वेश्चन डाल दो या कहीं कोई और स्टेट कर दे, तो इन्होंने आगे स्पेन से लिए थे। बट ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, ये बाउंसर्स हैं, जाने दीजिए इनको, इनकी परवाह नहीं करता। देन वी नो दैट दीज आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, जैसे हमने फंडामेंटल राइट के वक्त किया था। मोर एंड मोर फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल इन नेचर। ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हियर दे आर सोशियो इकोनॉमिक इन नेचर, वो पढ़ते हुए पता भी लग जाएगा। एंड object is to achieve socio-economic democracy. Just a quote according to Dr. Ambedkar, these are similar to the instrument of instruction under the GI Act 1935. बस एक फैक्ट है, याद कर लीजिए। फर्दर डॉक्टर अंबेडकर ने फिर वही कोटिंग अगर क्वेश्चन वो बना रहे हैं तो किस प्रोविजन को नोवल फीचर कहा था? दैट इज अबाउट डीपीएसपी। हार्ट एंड सोल किसे कहा था? आर्टिकल 32, ठीक है जी। देन दीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज पॉजिटिव? लाइक वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। वहां पे स्टेट को कुछ चीजें करने से रोक रहे हैं, इट पुट्स अ फेटर ऑन द पावर ऑफ स्टेट। बट यहां पर आप जब पढ़ेंगे तो डीपीएसपीज आर पॉजिटिवली वर्डेड, दैट स्टेट शैल टेक एंडेवर टू डू दिस, स्टेट शैल डू दिस। तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट की, इसीलिए स्टेट को ये एम्पावर भी करते हैं कि वो कुछ एक्शन ले सकते हैं। ये कुछ फर्क याद रखिएगा। क्या नोट्स में आपको एक कंपैरिजन चार्ट मिल जाएगा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का, वो चार्ट अच्छे से कर लीजिएगा तो कंपैरिजनल फैक्ट में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, वी स्टार्ट विद दैट इट इज द यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म, गांधीज्म, वेस्टर्न लिबरलिज्म। तो तीन आइडियोलॉजी से प्रिंसिपल लिए हैं, एक है सोशलिज्म के कार्ल मार्क्स, देन गांधीस्ट फिलॉसफी एंड सम वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज। ये तो तीन तरह के हो गए हैं। आपसे ज्यादातर इस पे सवाल आएगा। कुछ किताबें जो एक्सप्लेनेटरी हैं इसके ऊपर स्कॉलरली, वो कहते हैं आइडियल्स और फ्रीडम स्ट्रगल विच इज कटिंग अक्रॉस ऑल द डीपीएसपीज, क्योंकि सोसाइटी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सिटीजन यही तो चाहते थे जो यहां लिखा गया, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। क्लियर? बट फिलहाल आप ये तीन जरूर याद रखिएगा, सोशलिज्म, गांधीज्म, वेस्टर्न लिबरल या लिबरल वैल्यूज। नाउ कम टू दिस पॉइंट। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, हमने वहां भी कैटेगरी पढ़ी, इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल, ठीक है। दैट क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बट दिस क्लासिफिकेशन is not provided by the constitution, ये जरूरी। तो अगर आपसे पूछ लें as per the constitution this is a classification, this is not, ये तो हमने एकेडमिक पर्पस के लिए बनाई हुई है। so much so that आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो आधे सोशलिस्ट हैं, आधे गांधीयन बेस्ड। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। वी स्टार्ट विद आर्टिकल 36, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में प्रोवाइड की गई थी इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नाउ
सेम डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द डीपीएसपी। तो याद करके बता सकते हैं भाई क्या क्या अथॉरिटीज आएंगी स्टेट की डेफिनेशन में? अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। सो आई जस्ट रिपीट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, then local bodies, panchayat and municipalities, and any other authority which comes under the control of government. Clear yahan tak? Now comes the very important article, Article 37. If you compare it with Article 32, fundamental rights are highly justiciable and Supreme Court is made protector of the fundamental rights. ठीक है, आप फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे जस्टिस सीक कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट के थ्रू तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। बट इसके उलट जब हम आर्टिकल 37 देखते हैं तो डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल। मतलब ये कि अगर सरकार इन प्रिंसिपल को लागू करने के लिए लॉ ना बनाए तो आप सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। लेकिन फर्दर अब अगर इसकी सिग्निफिकेंस एनहेंस करनी है तो इसी आर्टिकल 37 में लिखा है, ओके, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड फर्दर इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंप्लीमेंट देम। तो अगर मैं इसी को एमसीक्यू में चेंज कर दूं, आर्टिकल 37 को 3 टुकड़ों में तोड़ दूं, तो कंफ्यूजन ये सबको पता होगा, इसको गैस करेंगे। तीसरे में कंफ्यूजन होगा, अगर नॉन जस्टिसेबल है तो ड्यूटी कैसे है? बट ये आर्टिकल 37 की वर्डिंग है। तो याद रखिए, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में या अदरवाइज भी तब इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ जब वो जस्टिसेबल हो, अगर वो नॉन जस्टिसेबल है तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर है बात मानने के ऊपर? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अब इसी चीज को लेके थोड़ा हंगामा हुआ और हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डीपीएसपी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको नॉन जस्टिसेबल कहा तो काफी लोगों ने कहा सर ये क्या मजाक है, कल को सरकारें आएंगी डीपीएसपी को लागू नहीं करेंगी, और कहीं इनके उलट ही लॉ बनाने लग जाएं तो डीपीएसपी की धज्जियां उड़ रही हैं वीजा विज, ये तो यार कॉन्स्टिट्यूशन को डिग्रेड करने वाली बात हो गई। तब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि सर सबसे पहले आप समझिए रीजन बिहाइंड नॉन जस्टिसेबिलिटी। तो जैसे हमने पहले ही बात की है कि लैक ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारी डीपीएसपी ऐसी हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज आर नीडेड एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट, और स्टेट के पास वो रिसोर्सेज अभी है नहीं। कुछ डीपीएसपी ऐसी हैं जिसको लेके सर अभी पॉलिटिकल विल हमारी मजबूत नहीं है। कुछ डीपीएसपी तो ऐसी हैं जिसको लेके हमारी सोसाइटल विल अभी मजबूत नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन सारी रीजंस की वजह से वी आर पुटिंग देम नॉन जस्टिसेबल। और जैसे जैसे वक्त के हिसाब से हमारी पॉलिटिकल, सोसाइटल, इकोनॉमिक विल स्ट्रांग होगी, हम वैसे वैसे इन सारी डीपीएसपी को थ्रू लॉ, थ्रू प्रोग्राम, थ्रू पॉलिसी जस्टिसेबल करते चलेंगे सर, लोगों तक पहुंचाना है। एंड फर्दर डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट they may lack legal sanctity, they may not be justiciable in court of law, but they are highly justiciable in court of people. आप कह रहे हैं लागू कौन करवाएगा? लोग करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? कि सर जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फ्रेम में उतरेंगी तो रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल हो, लोग उनको अकाउंटेबल करें कि बताओ पिछले 5 साल में डीपीएसपी पे कितना काम किया। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पढ़े जाएं कि डीपीएसपी पे लेके आपके क्या प्रॉमिसेस हैं। अगर जनता सरकार के काम से खुश है उसको रिपीट कर दे, अगर उनको लगता है डीपीएसपी पे काम नहीं किया गया है तो सर सत्ता से बाहर कर दे। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुद ये रिस्क है कि वो डीपीएसपी के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है यहां डॉक्टर अंबेडकर थोड़े से मासूम रह गए। डॉक्टर अंबेडकर को लगा था कि यार मैं जैसे एक डिप्रेस क्लास से आता हूँ,
लेकिन पढ़ लिख के रैशनैलिटी, अदर एफर्ट्स, आज मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा हूं, तो मेरी ही हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियां, बिकॉज अंबेडकर डू नॉट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, अंबेडकर हम सबके हैं, तो मेरे आने वाली पीढ़ियां कम से कम इतनी रैशनल तो होंगी 20 साल, 30 साल, 40 साल में, कि वो डीपीएसपी के ऊपर सवाल करें, रैशनल मुद्दों पे सवाल करें इलेक्शन के दौरान। उन्हें नहीं पता था 75 साल बाद, 80 साल बाद भी हम लोग जात पात, रिलीजन, इन सब मुद्दों पे लड़ रहे होंगे। तो सब जब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सर अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं तो फिर लोग भी इसके लिए उतने जिम्मेवार हैं। जैसे एक और बहुत प्यारी बात कही थी डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज के अंदर, वो एक स्पीच के लिए गए थे बॉम्बे, तो उन्होंने कहा था कि वी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड यू फंडामेंटल राइट्स, प्रोवाइड कर देंगे, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पीपल ऑफ इंडिया, you are having responsibility to install them fundamental rights in the society। क्यों? हम तो लिख के दे देंगे अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड, हम तो लिख के दे देंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट कभी इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे सर। तो टू वेज है। मैं चाहता हूं कि जब मेंस वेंस में आप जाएं तो हर चीज के लिए सरकार को ही गालियां मत देते रहिएगा। We are civil servant aspirant, administrative thinking, we are not activist। वो चीजें नहीं करनी, रैशनैलिटी के साथ इश्यूज को एड्रेस कीजिएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, नाउ वी मूव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो कैटेगराइज कर लिया इसके अंदर आर्टिकल 38, दैट जनरल प्रिंसिपल्स लाइक टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसी की वजह से हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज welfare constitution। then securing a social order permeated by justice, social, economic, political। preamble में भी आप ये पढ़ चुके हैं। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने शुरुआत में बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, सोशल डॉक्यूमेंट है भाई। तो यहां पर आप देखिए कोई लीगल ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर, एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाएंगे जहां सबके लिए जस्टिस सिक्योर होगा, कंप्लीट जस्टिस सिनेरियो। फर्दर, प्योर सोशलिस्टिक अप्रोच, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये ऐसा नहीं है कि इनकम इनइक्वालिटी हमें खत्म कर देनी है, भाई सीधी बात है, जो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा मेहनत करता है, प्रोबेबली ज्यादा कमाएगा, राइटफुल सो। हुण करना कुछ नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, करने नशे, तो फिर कहे कि मेरा इकोनॉमिक, प्रोबेबली ज्यादा कमाएगा, राइटफुल सो। हुण करना कुछ नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, करने नशे, तो फिर कहे कि मेरा इकोनॉमिक, राइटफुल सो। हुण करना कुछ नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, करने नशे, राइटफुल सो। करना कुछ नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, करने नहीं, to develop a scientific temple, scientific temple, scientific temple, to safeguard public property, public property, public property, to abide by the constitution, to abide by the constitution, to abide by the constitution and respect its institution and respect its institution and respect its idols,
Any any guess? Any guess? चारों बड़े suitable से guess चारों बड़े suitable से guess चारों बड़े suitable से लग रहे हैं. I believe I believe I believe right to vote right to vote right to vote in public election is in public election is not a fundamental not a fundamental not a fundamental. Rest three rest three are fundamental are fundamental duty of the citizen duty of the citizens. हालांकि 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 स्वर्ण सिंह कमेटी जिसकी रिपोर्ट पर जिसकी रिपोर्ट पर फंडामेंटल ड्यूटी डिजाइन किए गए थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि वोट इन पब्लिक इलेक्शन शुड बी मेड अ फंडामेंटल ड्यूटी. लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तब उसको नहीं रखा गया. तो राइट टू वोट दो चीजें आप कर राइट टू वोट राइट टू पे टैक्सेस. ये दो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. राइट टू पे टैक्सेस आपकी लीगल ड्यूटी हो सकती है लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि उस लिस्ट में शामिल है. So I request you कि फंडामेंटल ड्यूटी मैं ये तो नहीं कहूंगा आप रट्टा ही लगाएं आप इनवर बैठे में आ दो लेकिन 5 से 10 बार अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए. ऑड वन आउट क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते. Next. Examine the following statements regarding fundamental duties and in the Constitution. And now we have to find incorrect statement as a one. So original constitution included 10 fundamental duties. Then the 11th fundamental duty was introduced by 86th constitutional amendment in 2022. मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. Then fundamental duties were established based on the recommendation of Swaran Singh Committee and the concept of fundamental duties inspired by the Constitution of Ireland. Now here it comes that पहली और दूसरी स्टेटमेंट पढ़ के लगेगा दोनों सही है.
काफी बार हम याद काफी बार हम याद कर लेते हैं कि शुरुआत में 10 मिनट की और 11वीं बाद में एक्टिविटी। Now here it comes. Now here it comes. Now here it comes. दैट क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ही नहीं था। कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो ये तो ये तो 42nd 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट को होल्ड रखिए। थर्ड में आपने चल कर लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ आया। फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्सेप्ट और 10 ड्यूटी प्रेस्क्राइब की गई और 11 ड्यूटी वो ऐड की गई है बाय 86 अमेंडमेंट 2002। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर टाइपिंग एरर है इसके अंदर। चल देख लेते। Then fundamental duties were established on the Swaran Singh Committee। Fact याद कर लीजिए। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने ड्राफ्ट दिया। उसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी डिफाइन की। हालांकि सारे रिकमेंडेशन नहीं बनाए। This committees and commission recommended in nature. Then the concept of fundamental duty is inspired by the Irish Constitution. Ireland's inspired. Ireland's inspired EPSP. This is a concept from Russia or the then Soviet Union. So fourth statement is incorrect. अब आंसर हमारा अगर मैं बिल्कुल वैसे जाऊं जैसे इसमें लिखा हुआ है 2022 में 2 नहीं तो ये भी गलत होना चाहिए। तो अब तो आंसर हो जाएगा दैट three statements are incorrect। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं टाइपिंग एरर को निकाल दूं थोड़ा सावधानी से इसको कर लीजिए। सो
first and first and last one and four statement are incorrect. यहाँ पर टाइपिंग एरर correct. यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया, बस यहाँ पर 2002 हो गया, बस यहाँ पर 2002 हो गया, बस यहाँ पर 2002 रिजॉल्वर स्टेटमेंट करेक्ट, रिजॉल्वर स्टेटमेंट करेक्ट। इसको सावधानी से पहले चेक करो, इसको सावधानी से पहले चेक करो। then 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 which of the following directive which of the following directive principle state policy were specifically added by 42nd constitutional amendment 1970s amendment 1976 6 देखिए एक तो एक तो तरीका है डीपीएसपी को पूछने का, सोशलिस्ट कौन सा है, गांधीयन कौन सा है, वेस्टर्न लिबरल कौन सा है। एक तरीका ये है कौन सी अमेंडमेंट में नए डीपीएसपी एक्ट तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। Now it comes to promote equal justice and provide free legal aid. Article 39A. Yes, it was added by 40. Yes, it was added by 42nd amendment. To protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife. Yes sir, this is article 48A, added by the 42nd to take steps to secure the participation of workers in the management of the industries. Yes, this is also added by 42nd constitution to minimize the inequality in income, status, facilities and opportunities. So this was not added by 42nd amendment, rather this was added by 44th constitution. So our answer is C. Only three statements are correct. Now match the following. The article form. Article 40, 44, 48A, 50. चारों के चार 50. चारों के चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपको याद होने चाहिए। So Article 40 provides for uniform civil code and 44 for panchayats. What is your guess? Mismatch होगा। Article
Article 44 provides for uniform civil code, uniform civil code, and Article 40 provides for panchayats, panchayats. Panchayat is a Gandhian concept. Panchayat is a Gandhian concept. Uniform civil, uniform civil, uniform civil code is a Western liberal concept. Liberal concept. Then, then Article 48A, provide for separation of executive and judiciary, and 50 for 50 for environment protection. पिछले 2-3 क्वेश्चन में जिक्र आ चुका है तो I believe 48A which was added by 42nd amendment 1976 this provide for environment